नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। पॉलिटिकल पंचायत में एक बार फिर से एक बड़ा मसला आपके हम लेकर आए। एक ऐसा मुद्दा जो सीधे तौर पर किसानों से जुड़ा हुआ है, भारत बंद से जुड़ा हुआ है। किसान सड़कों पर उतरे, उन्होंने भारत बंद करने की एक तरह से कोशिश की, लेकिन इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष सबकी तरफ से अलग अलग बयानात सामने आ रहे हैं। और सत्ता पक्ष कहता है कि बंद का कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन सवाल ये है कि अगर बंद के लिए चंद किसान भी सड़कों पर हैं तो वो क्यों हैं। अन्नदाताओं का सड़कों पर आना वो इस बात की ओर इशारा करता है कि उनमें नाराजगी है, उनमें रोष है, उनमें संतोष नहीं है इस बात को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है, जो कृषि बिल लेकर के आई है, उन कृषि बिलों से उनका कुछ भला होगा। वो संशय की स्थिति में जीने को मजबूर है, तभी वो लगातार सवाल कर रहा है। उन सवालों को सपोर्ट विपक्ष की तरफ से मिल रहा है। सैकड़ों मील से चलकर आए हैं ये मेहमान, हमारी राजनीति को रोटी से तौलने। आए हैं स्वार्थ को सियासत से तौलने, मौत को मुकद्दर से तौलने। खाली पेट खाली हाथ झंडे उठाए, हौसले की थाल पर हिमाकतों की थाप। बताइए हुजूर, कब सुनेंगे आप। सुन सुनकर आप भी तो उबते होंगे। सदमा सा लगता होगा कि सियासत के नारों के चमकते हुए देश में कहां से चले आते हैं ये लोग, बची कुची सांसों की गठरी उठाए। फोटो कितना खराब लगता होगा आपको कि सड़कें घेर लेते हैं, भीड़ लगा देते हैं, चमकते हुए देश में बदहाली के गीत गाते हैं, चमकते हुए देश में अपनी बेबसी के जख्म दिखाते हैं। बुरा तो लगता होगा आपको। बुरा तो तब भी लगता होगा आपको जब होती हो मांग पर सियासत, जब होती हो मौका परस्त राजनीति। किसान की रोजी रोटी छीनी जा रही है। खेत और खलिहान पर मोदी सरकार ने हमला बोला है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। मोदी जी कस्में तो किसानों की खाते हैं, परंतु दोस्ती अपने पूंजीपति मित्रों से निभाते हैं। हरित क्रांति पर भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला है। आइए इकट्ठे होकर, संगठित होकर किसान और खेत मजदूर के साथ खड़े हो जाइए। 62 करोड़ देश के अन्नदाताओं और भाग्य विधाताओं की जिंदगी पर हमला बोला है। कांग्रेस और किसान इकट्ठे होकर ये संघर्ष करेंगे। हम ये कभी मंजूर नहीं करेंगे। सुरजेवाला आरोप लगा रहे हैं कि सरकार किसान हितैषी है, तो वहीं मूलचंद शर्मा कह रहे हैं कि इससे अच्छा अध्यादेश हो ही नहीं सकता। महज कुछ लोगों की टोली ही कह रही है कि अध्यादेश बेकार है। इससे बढ़िया अध्यादेश कभी आ नहीं सकता और किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशहाली का अध्यादेश है। अगर कोई पढ़ते लिखे हुए कागज को ना समझ पा रहे, उनका समझाना क्या है। जिन लोगों को पता है कि इससे बढ़िया अध्यादेश हो नहीं सकता, बार बार देश और दुनिया के अर्थशास्त्री कह रहे हैं, दुनिया के चैनल, टीवी, मीडिया सब कह रहा है और लोग कह रहे हैं इससे बढ़िया अध्यादेश नहीं। और कुछ लोगों की टोली है, वो एक ही कह रही है अध्यादेश बेकार है, इन्हें ज्ञान ही नहीं है। किसान परेशान है, सड़कों पर है, तो प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ कह रहे हैं कि ये भ्रम है। किसान मंडी में जाए और संभाले, पूरे बिल को पढ़े, जानकारी इकट्ठा करे। वहाँ जाके मंडियों में जो वहाँ खरीद करती है फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, उससे बातचीत कर ले में, फिर किस तरह से ढुलाई कैसे होगी, बारीकियों में जान, क्योंकि खरीद का काम सारा का सारा राज्य सरकार करती है, केंद्र तो अलाउ करती है।
कि भी आप खरीद कर लो। इन किसानों का गुस्सा देख रहे हैं आप, सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, खेत छोड़कर जंग कर रहे हैं। हालात देखकर बस यही कहने का दिल करता है कि किसानों तुम फिर से लौट जाओ। तुम्हारे उतरे हुए चेहरे आंकड़े चमकाते मुल्क के मालिकों का मजा किरकिरा कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी, तो तस्वीर देख ली आपने कि किस तरीके से किसान सड़कों पर हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त पॉलिटिकल पंचायत में जुड़े हुए हैं। तारुफ कराते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुकेश मल्होत्रा जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमनदीप केसरी साहब प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान साहब, सबसे पहले आप ही से जानना चाहूँगा, ये जो तस्वीरें आपने देखी, हमारे चैनल पर भी अलग अलग जगह से भी आपने देखी होंगी, सर वो किसान थे या नहीं थे, किसान हैं या नहीं हैं? देखिए, ये सवाल विचित्र है। नहीं, विचित्र नहीं है, क्योंकि आपके लोग कहते हैं कि ये है प्रश्न ही नहीं। कर दिया तो नहीं, उत्तर आप तो सवाल को लीजिए विचित्र कह देंगे तो मैं थोड़ी ना मान लूंगा कि आपके कह देने से सवाल विचित्र नहीं हो जाता है। क्या बोलना है ये आप तय मत नहीं, करिए तो ना, आपके ताकि- कह देने से विचित्र नहीं हो जाएगा ना वो सवाल। आपने आपके पार्टी के नेता कहते हैं कि ये तो कांग्रेसी हैं, ये तो कांग्रेस के लोग हैं, एक गुट है जो किया गया है, तो सवाल विचित्र नहीं है। आपका हो सकता है जवाब देने का तरीका विचित्र है। आपको मेरे पहले ही वाक्य पर बोलने का अधिकार आपत्ति है आपके पहले वाक्य पर मुझे, इसलिए आपत्ति दर्ज करा दी मैंने। आपके सवाल पर मुझे आपत्ति है, तो आपके जवाब पर मुझे आपत्ति है, आपके जवाब पर मुझे आपत्ति है। आपको मेरे पहले ही शब्द पर आपत्ति है, तो आप आपत्तिजनक शब्द कहेंगे तो आपत्ति होगी उस पर। मतलब क्यों बुलाते हैं फिर बोलने नहीं देना चाहते? तो सही सही बोलिए ना। फिर दोहराऊंगा, सुन लीजिए आप जरा। ये सवाल विचित्र है, इसलिए विचित्र है कि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें निश्चित से किसान तो हैं। हमने कब इनकार किया कि कोई किसान विरोध नहीं कर रहा? कभी कहा क्या? तो ऐसे विचित्र सवाल नहीं पूछने चाहिए। आपको अपने राजनेताओं के बयान भी सुनने चाहिए, आपको आपके अपने सीनियर लीडरान के बयान भी सुनने चाहिए जो ये कहते हैं कि ये तो कांग्रेसी हैं। अरे क्या कांग्रेसी किसान नहीं हो सकता है? किसान कांग्रेसी नहीं हो सकता? तो ये अपने पार्टी के लीडरान को समझाइए ना साहब कि किसान को कांग्रेसी की नजर से वो देख रहे हैं, किसान को कांग्रेस की नजर से वो देख रहे हैं, कांग्रेस की नजर से देख रहे हैं किसान को, वो किसान को कांग्रेस का चोला उड़ा रहे हैं। वो मेरा उत्तर सुन लें कृपा करके। कभी भी ऐसा होता है क्या जो किसान हो और वो कभी कांग्रेसी ना हो, या सारे किसान वो भारतीय जनता पार्टी में हैं? ऐसा कभी होता है क्या? सारे किसान कांग्रेस में? ऐसा होता है क्या? जो आंदोलन कर रहा है उनमें किसान भी हैं, निश्चित रूप से। चलिए ठीक है, लौटूंगा आपके पास। मुकेश मल्होत्रा जी के पास चलते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश मल्होत्रा साहब, आप पर आरोप लग रहा है, आप लोगों पर यह आरोप लग रहा है कि आप लोग बरगला रहे हैं, आप लोग बहका रहे हैं किसानों को, और आप लोगों की वजह से ही किसान इन कृषि अध्यादेशों को, कृषि बिल को समझ नहीं पा रहा। मुकेश मल्होत्रा जी, मैं आपसे 2-3 सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है, जब किसानों के मन में इतनी शंका है इस व्रत के प्रति, तो इस बिल लाने से पहले ही उस शंका को दूर किया जाना चाहिए था। जिनके हम भले की बात कर रहे हैं, अगर वही उसमें अपनी शंका से उसको गलत देख रहे हैं तो उसको पहले दुरुस्त करने की जरूरत थी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। सरकार ये कह रही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स होगा, मगर आप दूसरी तरफ से देखिए कि भारत के जो किसान है वो छोटा किसान है, उसमें ज्यादातर इतने किसान हैं जिनके पास 5 एकड़ भूमि तक भी है। अगर बिग हाउसेज जो कॉर्पोरेट हैं वो अगर इस हाउसेज में आकर घुसे तो हमारे किसानों के प्रति जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स की गई है, अगर एक कॉर्पोरेट हाउसेज जो आता है वो किसान को यह कहते हैं कि हम आपकी सारी फसल भी उठा लेंगे, आपको इसका दाम भी हम अभी इसी वक्त दे देंगे, मगर हम आपको 20 या 25 या 10% डिस्काउंट इसमें हम चाहते हैं, हम जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम देंगे। हमारा किसान इतना कई बार लाचार हो जाता है कि उसको पैसे की जरूरत भी होती है। वो आपस में अगर दोनों पार्टियों में डेली बात सुनिए, उन्होंने अगर मिनिमम सपोर्ट इससे कम लेने तो उनको मान लो, मुकेश मल्होत्रा जी, उसमें मिनिमम सपोर्ट मतलब नहीं मुकेश मल्होत्रा जी,
मुकेश मल्होत्रा जी, एक कैसे सवाल का महसूस जवाब हो जाएगा दीजिए। किसान एक सेकंड को? वीरेंद्र मतलब चौहान जी, आपको एक ये पूछना चाहिए। सेकंड वीरेंद्र जी, एक सेकंड। मुकेश मल्होत्रा साहब, आपसे ये जानना चाहता हूं कि काल्पनिक बातें कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया गया कि आपके पिछले मैनिफेस्टो में भी इन बिल्स का जिक्र था और आपकी अगर सरकार आ जाती तो आप भी इसको इंप्लीमेंट करते, आप भी इसको इंट्रोड्यूस करते। फिर अगर बीजेपी ने कर दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? इम्प्लीमेंट करो, जिसके प्रति वो बिल इम्प्लीमेंट आप कर रहे हैं, पहले उनको तो एक शंका को दूर करना जरूरी है नहीं, अब सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात आती है, किसानों का मंडियों में जो विश्वास जमा है, उनको रात सवेर जब उनकी फसल आने से पहले उनको कुछ पैसे की जरूरत हो, कुछ एडवांस की जरूरत हो, तो वो आड़ती के पास मंडी में जाता है, तो उसका वहां से जो उसकी जरूरत है वो पूरी हो जाती है। अगर वहां पर मंडियों के उसका जाना बंद होकर कॉर्पोरेट हाउसेज आएंगे, जो उसको अचानक किसी चीज की जरूरत पड़ती है या धन की जरूरत पड़ती है, वो किसान कहां पर जाएगा? इसमें बात है कि जब भी हम किसानों के प्रति कोई चीज लाए हैं तो उनकी शंकाओं को दूर किया जाना सबसे पहले जरूरी है, जो कि सरकार ने नहीं किया गया। और इसलिए किसान इससे नाराज भी है और सड़कों पर उतरने पर उतारू भी है। अगर किसान ये चाहता है कि वीरेंद्र जी, बाकी गेस्ट भी हैं, उनके पास जाने दीजिए, फिर बाद में लौटता हूं मैं आपके पास। अमनदीप केसरी साहब, सवाल आपसे ये है अमनदीप केसरी साहब, कि अब इंडियन नेशनल लोकदल ये कह रही है कि बीजेपी सांपनाथ है और दूसरी तरफ कह रही है कांग्रेस नागनाथ है, तो क्या दोनों ही पार्टियां किसान विरोधी हैं और किसान हितैषी कोई है तो सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल है? देखिए, इसका जवाब जो है ना, मतलब बहुत ही मैं कहूंगा कि स्पष्ट है। और खासकर इन 3 अध्यादेश अगर आए हैं तो इसको जोड़ते हुए मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि अभी आपने देखा ना कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अब इनका जो लहजा है वो कैसे बदल गया है जो पिछले 2 हफ्तों से। जब ये पहले कहते थे कि एक तो कुछ बरगलाने वाले लोग हैं और ये ट्रैक्टर रैली समर्थन में भी निकालने जा रहे थे, तो इनका लहजा इसलिए बदला है। वीरेंद्र चौहान जी बोलने दीजिए। जब किसान अपने खास करके जो सीजन के टाइम पर, इस टाइम उसका पीक सीजन है और जहां पे उसकी मुख्य फसल पककर तैयार हो चुकी है, वो अपनी फसल छोड़ करके सड़कों पर उतर रहा है, तो इनका बयान निश्चित तौर से बदल रहा है। दूसरी बात, ये दोनों पार्टियां कैसे हैं कि अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं हरियाणा की बात करूंगा कि कृषि जो है स्टेट सब्जेक्ट है। अभी जब सेशन होता है तो 3 दिन का सेशन था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा के साथ मिलकर साइन करके 3 दिन के सेशन को 3 घंटे में खत्म कर दिया, कोई डिस्कशन नहीं इसके ऊपर हुआ। और उसके बाद अब ये देखिए 14 तारीख को जो है कांग्रेस जो पार्लियामेंट का सेशन शुरू होना था, तो 13 तारीख को कांग्रेस की बैठक होती है। उस बैठक के अंदर ये कहीं मुद्दा नहीं था कि हमने कृषि अध्यादेशों का विरोध करना है। ये तो केवल मात्र किसान संगठन और इंडियन नेशनल लोकदल ने जो आवाज उठाई है, खास करके हरियाणा के अंदर और फिर पंजाब के अंदर जो किसान संगठनों ने आवाज उठाई है, हरसिमरत कौर जी ने जो इस्तीफा दिया है, उसके बाद इनका रवैया बदला है। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो इनका पर्दाफाश करती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अब जाकर गवर्नर को ज्ञापन दे रहे हैं कि सेशन बुलाइए। तब सेशन में क्यों नहीं बोले थे जब सेशन बुला लिया था? तो ये दोनों बिल्कुल क्लियर कट, भारतीय जनता पार्टी तो है ही है, वो तो क्लियर कह रही है कि जो पार्टी मतलब एक जो है कि बाथरूम जाने से पहले प्रधानमंत्री के इतनी ज्यादा विचित्र एडवर्टाइजमेंट करती है, पब्लिसिटी करती है, वो कृषि प्रधान देश में ये किसानों के लिए इतनी बड़ी स्कीम ला रही है, तो वो चोरी छुपे कैसे लेके आई? क्योंकि इनकी दाढ़ी में अनपढ़ हो क्या, अज्ञानी हो क्या, अमनदीप जी साधारण बातें भी नहीं जानते, चोरी छुपे हुए हाँ, हैं, कोई वीरेंद्र जी ठीक है। दीपकमल सहारण साहब, आपसे ये जानना चाहता हूँ वीरेंद्र जी, ठीक है वीरेंद्र जी, हो गया वीरेंद्र जी, मैं दीपकमल जी के पास चलता हूँ। दीपकमल जी, सवाल आपसे ये है मेरा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता नाराज हैं इस बिल से, इस बात को कोई ना आप डिनाई कर पाएंगे ना प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी डिनाई कर पाएंगे। दूसरा, आपके भी एक विधायक का स्टेटमेंट मैं सुन रहा था, वो भी इस बात को कह रहे थे कि ये किसान और व्यापारी से ज्यादा खतरनाक कंज्यूमर के लिए है। हो सकता है कि इस बयान से आप भी टकराए होंगे, ये बयान भी आप तक पहुंची होगी। क्या कहना चाहेंगे? वाकई कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाए आप लोग किसानों को? देखिए साकिब, 2 बातें हैं। एक तो ये कि जो बिल है वो देश के स्तर का है और राज्यसभा में इस पर चर्चा हुई है। ये राज्य के स्तर का नहीं, देश के स्तर का बिल है, तो उस पर एक आम सहमति राजनीतिक रूप से तो जरूर हो सकती है, लेकिन इसी रूप में कि बहुत विस्तार में हर विधायक अपनी बात रखे या अपनी बात को लेकर
वहां पर अपना फीडबैक दे या विधानसभा में चर्चा हो, वैसा तो कोई स्तर इसमें आया नहीं है, क्योंकि राज्य अपनी मंडियां चलाने के लिए पहले की तरह आजाद हैं और उसके लिए उनका मन की सभी रास्ता यही कि उनकी मंडियां तो यूं चलती रहेंगी। आपने कंज्यूमर, किसान, व्यापारी का जिक्र किया, मैं उसके अंदर में एक बात जोड़ना चाहता हूँ। मांग विपक्षी लोग कर रहे हैं बार बार, तो असल में होने वाली है। अब ये हो रही है कि बाहर व्यापार उस पर कम से कम तय हो या उससे ऊपर खरीद, बाकी सब बातें जो आप उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए साके, एक मंडी है जहां पर एमएसपी पर हो रही है और ज्यादा वाली एजेंसियां जो है वो क्षेत्र की बाहर खरीद कर रही है, बाहर एमएसपी या उससे अधिक ही मिल रहा है। क्या ये अगर उनकी मांग है और वाकई सिर्फ यही व्यवस्था बना दी जाए, क्या हम इसमें ये इमेजिन ना करें कि 2, 4, 5 साल बाद बाहर एमएसपी या उससे ज्यादा मिल रहा होगा और हमारी मंडियां जो है वो शायद वहां पर वीरान पड़ जाए। मैं एक बार काउंटर करूं आपको दीप कमल जी, क्या ये उस छोटे किसान मैं काउंटर करना चाहता हूं, सरकारी मंडी पर मैं बता देता हूं, मैं काउंटर करना चाहता हूं दीप कमल जी आपको। आप मेरी बात पूरी हो के मैं उसका, क्योंकि मैं पहली बार ये बात रख रहा हूँ, तो मुझे अगर आप 1 मिनट देंगे तो मैं अपना भाव बता पाऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी बोलिए। जो व्यवस्था चाह रहे हैं आप उस स्थिति को इमेजिन कीजिए कि सरकारी मंडी में आपको एमएसपी मिल रहा है और बाहर आपको एमएसपी या उससे ऊपर ही मिल रहा है। क्या ये स्थिति सरकारी मंडी के हित में है? क्या जो हमारी व्यवस्था जो छोटे किसान को मजबूत करती है, उसको सुनिश्चित एमएसपी देने का मादा रखती है, क्या ये उसको आने वाले समय में कमजोर नहीं करेगा? जो विपक्षी चाह रहे हैं कि मार्केट में सब कुछ ऊपर ही ऊपर है लेकिन मंडी एमएसपी पर टिकी हुई है, क्या ये एक उदाहरण मार्केट का अगर ये व्यवस्था को कमजोर कर देता है, अगर ये वीरान पड़ जाती है, यहाँ पर किसान आने बंद हो जाते हैं, तो क्या उस छोटे किसान को उस चीज में अहित नहीं होगा? ये पूरा का पूरा संतुलन। और मैं उससे बड़ी बात ये कहता हूँ, देश की किसान के साथ कोई भी रिस्क, कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार नहीं ले सकती। अगर आने वाले समय में ये उचित नहीं रहा, मान लीजिए कोई फीडबैक जब करके देखेंगे तभी तो पता चलेगा, नहीं रहा तो कौन सा हमारा कानून इतना सख्त है कि एक बार जो हो गया उसको रिवर्ट नहीं किया जा सकता? इतना लचीला हमें संविधान मिला है, इतनी हमारी व्यवस्थाएं हैं, आने वाले समय में सरकारें भी बदलेंगी तब बदल लेंगे। यही सरकार को लग रहा है बदलने वाली बात है तो तब बदल लिया जाएगा। लेकिन हम ये मान लें कि हमें कुछ बदलाव करना ही नहीं है और सिर्फ विरोध करना है, सिर्फ विरोध करना है। अच्छा दीप कमल जी, अगर आपने कह लिया हो तो मेरा काउंटर आपसे ये है, लागू करने का 10 साल कांग्रेस प्रयास करती रही। मेरा काउंटर आपसे ये है कि अगर सरकार जब एमएसपी तय करती है, सरकार जब एमएसपी तय करती है दीप कमल जी, एक सिंपल सा लेमैन के लिए हम इसको समझना चाहते हैं कि एक प्रोडक्ट है, उसका प्राइस टैग एक तय कर दिया गया, फिक्स प्राइस एक कर दिया गया। क्या आपको लगता है कोई भी व्यापारी ऐसा होगा जो ये कहेगा कि जी ये 10 रुपए का सामान है, मैं इसको 12 में खरीदूंगा? क्यों खरीदेगा वो? क्यों खरीदेगा वो? तो पहले वो से जाएंगे, वो और कम करके रेट देंगे। ये कोई एमएसपी से ऊपर जाके क्यों देगा साहब? एमएसपी ऊपर से जाने के साथ कदम है तो सर डिमांड के हिसाब से है, क्वालिटी कौन सी आप बना रहे हैं, किस जगह दे रहे हैं, कैसी पैकिंग में दे रहे हैं, कौन से महीने में दे रहे हैं। अगर आप शुरुआत के पहले 1-1.5 महीना सीजन चलता है, अगर आप पहले सप्ताह में दे रहे हैं तो उसका अलग रेट मिल सकता है। अगर आप 1 महीना 1.5 महीना होल्ड करके देते हैं तो उसका रेट अलग मिल सकता है। तो ये 10-20% का अंतर तो आज के दिन भी संभव है और आने वाले समय में भी होगा। और ये पूरी तरीके से किसान के हाथ में ताकत आएगी जब वो जज करेंगे कि एक संभावना है। अमनदीप केसरी साहब एक काउंटर करना चाह रहे हैं आपको। अमनदीप केसरी जी, बड़ी ही दुखद बात है। दीप कमल जी किसान परिवार से आते हैं, अगर किसान उनकी सुन रहे होंगे बात तो हंसेंगे। पहली बात तो किसान के पास इतनी क्षमता ही नहीं कि उसको वो स्टोर कर सके जो ये बात कर रहे हैं। दूसरी बात कि एमएसपी से ज्यादा आज तक भी व्यापारियों को छूट थी। आज भी व्यापारी बहुत सारी जो है ना किसान की उपज खरीदते हैं। क्या आज तक उन्होंने एमएसपी से ज्यादा दिया? एक उदाहरण दीप कमल जी बता दें। ये बड़े शर्मिंदा करते हैं किसान परिवार से आकर, किसानों के जो है बेटो होकर के, जो बड़ी गाढ़े खून कमाई से उनको पढ़ाया है, और वो ऐसी बात करते हैं। एक उदाहरण बता, तीसरी बात मैं आपको बता दूं, जो ये कह रहे हैं ना मंडी बोर्ड रहेगा वहां पर। अभी हरियाणा सरकार ने बारीक जीरी और जो है कॉटन के ऊपर जो मंडी फीस है वो 2% से घटाकर 0.5% कर दी है। तो जो मंडी की रेवेन्यू ही नहीं रहेगी, जिससे ग्रामीण जो है डेवलपमेंट होती है, हमारी मंडी बोर्ड सड़कें बनाती है मंडी को जोड़ने के लिए गांव से दूसरे गांव तक, तो मंडी कहां तक रुकेगी? ये कैसी बातें करते हैं दीप कमल जी? और ये बातें किसानों को आए सड़कों पे समझाने। वो कोई बेवकूफ नहीं है आज का किसान।
कि जो विपक्ष के बेकावे में आकर के सड़कों पे उतर चुका किसानों को है। बेवकूफ कोई भी बनाने आदमी वाले लोग जब वो ये 10 भूल की गए, 10 सीटें अभी- भारतीय जनता अभी- पार्टी को अभी किसान एक- देता है एक हरियाणा दो का, सीजन जब तो वो पहले बहुत समझदार है देश का, 1509 और जब वो अपनी धान मांगों के लिए सड़कों पे आए कम तो ये दाम इसको पर बिक बेवकूफ रही थी, बताने का सरकार काम ने करते हैं। समर्थन मूल्य तय किया, वही धान मंडी में समर्थन मूल्य से ज्यादा भी बिकी, मैंने खरीदी गई, मंडी में ही खरीदी। कौन सी धान? अरे प्रोफेसर साहब बताइए, बासमती बासमती का समर्थन मूल्य बोल रहे हैं क्या? बासमती तो खरीदती नहीं है सरकार। कौन सी किस्म आई है? कैसी बात करते हैं आप? ये दोनों प्रवक्ता क्लियर होता है कि भाई आप जो है ना बन ठन के यहाँ पे स्टूडियो में तो बैठ जाते हैं, एक बार आइए तो सही धूप के अंदर किसानों के बीच में, तो तब आपको पता लगेगा कैसी बात। डिबेट का 1509 धान पिछले या उससे पिछले सीजन की बात है, जब पहली बार समर्थन मूल्य पर सरकार ने खरीदी। मैं आपको घटनाक्रम बता रहा हूं, मंडी में धान आई 1509, जिसको कभी नहीं खरीदा जाता था समर्थन मूल्य पे, वो पिटने लगी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया कि इसको समर्थन मूल्य पर खरीदें। केंद्र सरकार ने सहमति दी और 1509 धान पहली बार मंडी में वो समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने लगी। जब समर्थन मूल्य पर सरकार मंडी में 1509 को खरीद रही थी, उसी समय प्राइवेट व्यापारी राइस मिलर उसी धान को थोड़े दिन बाद ज्यादा दाम देकर मंडी से ही खरीद रहा था। अब उसको अगर तो थोड़े दिन बाद ना, थोड़े दिन बाद का समय नहीं होता किसान के पास स्टोर करने का। अब थोड़े दिन, जो थोड़े दिन की परिभाषा है वो काला बाजारी के लिए, जमाखोरों के लिए है। किसान के पास तो एक दिन का भी समय नहीं है, इतनी क्षमता ही नहीं है किसान के पास। आप थोड़े दिन की बात कर रहे हैं कि वो रोक लेगा उसको। और ये भंडारण, जो भंडारण का जो बिल आया है, भंडारण तो किसान के पास होता तो आज वो इतनी दयनीय स्थिति में ना होता। ये जो भंडारण का जो बिल आया है वो केवल काला बाजारी वालों के लिए आया है, जमाखोरों के लिए आया है, और भारतीय जनता पार्टी को छीने वालों के लिए आया है। यूं रखना चाहते हैं वो लोग गुमराह करें। कांग्रेस के प्रवक्ता बता नहीं पाए कि समर्थन मूल्य, अब उनसे पूछा क्या समर्थन मूल्य पर दे रही है सरकार, तो क्या कहते हैं? से पहले, आपने क्या बिल लाने से पहले किसानों की शंकाओं को दूर किया? उस प्रश्न का उत्तर देते आपके बिल लाने के बाद किसान कोई हालत वही है, एक किसान की मजदूर की व्यवस्था क्या किसान उससे खुश है? क्या इससे किसान खुश है जो आप बिल लेकर आए हैं? आप जो एजिटेशन जितने हो रहे हैं, आप वहां पर जाइए, वहां पर एक भी किसान से पूछिए जो आप बिल लेके आए हैं, क्या वो उनसे संतुष्ट है? आपको इस बात से तसल्ली है? अच्छा ठीक है, मुकेश जी एक सेकंड, मुकेश जी एक सेकंड, वीरेंद्र चौहान जी एक सवाल का जवाब दीजिए। वीरेंद्र चौहान जी एक सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि किसान वही नहीं है जो इनके साथ खड़ा है। मैं तो श्याम सिंह राणा की बात करता हूं, मैं तो परमिंदर ढुल साहब की बात करता हूं। इन दो को तो खास तौर पर कल मेरे साथ चर्चा में भी जोड़े थे। ये इन्होंने तो सीधे तौर पर इस बिल की मुखालफत की। इन्होंने तो कहा कि ये बिल जो है वो किसान हितैषी नहीं है। श्याम सिंह राणा का स्टेटमेंट अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सियासी गलियारे में अपनी रिपोर्ट में सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा किसान को मारना नहीं चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। ये तो आपके हैं ना साहब, ये तो आपके हैं। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि पार्टी, सरकार सोच समझकर निर्णय करती है। नेतृत्व जो निर्णय करता है उस निर्णय, मैं तो ये कह रहा हूं कि जब आपके अपने ही नहीं समझ पा रहे इस बिल को, आपके अपने ही नहीं समझ पा रहे इस बिल को, तो फिर किसान क्या समझेंगे इस बिल को? निर्णय गलत हो गया। किसान क्या समझेंगे? निर्णय तो देश के, मैं तो ये कह रहा हूं कि बहुत अच्छा बिल है, मान लिया मैंने कि बहुत अच्छा बिल है। आपके अपने नहीं समझ रहे, आपके अपने नहीं मान रहे, आपके अपने इस बिल के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। आपकी सबसे पुरानी घटक दल इस पर अपोजिशन में है, वो इसके अगेंस्ट में है। हरियाणा में आपके अपने पॉलिटिशियन इस पर अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं, इसके खिलाफ बोल रहे हैं। आप उनको नहीं मना पाए, आप उनको नहीं समझा पाए। कांग्रेस हमारे साथ, कांग्रेस कभी हमारे समर्थन में आएगी क्या? मुझे बताइए। मतलब आप श्याम सिंह राणा और परमिंदर ढोल को कांग्रेस ही बता रहे हैं क्या? फिर आप ये कहें कि क्योंकि आप रामपाल माजरा को कांग्रेस ही बता रहे हैं? बहुमत ने, इसमें राजनीति की बात नहीं है, कर रही है। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं वीरेंद्र चौहान जी, मैं ये कह रहा हूं कि क्या आप श्याम सिंह राणा को कांग्रेस ही बता रहे हैं? क्या आप परमिंदर ढोल को कांग्रेस ही बता रहे हैं?
ये आपके हैं कि नहीं? मुझको कहेंगे ये आपके हैं कि नहीं? मेरी तरफ है। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान, प्रजातंत्र मेरी तरफ है। क्या परमिंदर ढोल आपके हैं? प्रजातंत्र क्या परमिंदर ढोल आपके हैं? हमारी तरफ क्या श्याम सिंह राणा आपके हैं या नहीं है? अरे कहा हमारे नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं प्रजातंत्र में निर्णय बहुमत से होता है कि नहीं, सरकार बहुमत मतलब से इनके चलती है मत कि की नहीं? कोई वैल्यू नहीं है, पार्टी में इनके दो ओपिनियन की व्यक्तियों कोई ने कह कीमत दिया नहीं है तो पार्टी पार्टी के लिए। निर्णय बदल ये चाहे कुछ भी करे, इनसे मतलब नहीं है आपको। तो हम निर्णय बदल आपसे हम गलत हो गए। आपके अपने चाहे कुछ भी बोले, आपको उससे मतलब नहीं है। जहां पर आपकी पार्टी में बहुमत है, आपको उससे मतलब है। आपकी पार्टी में मतलब एक दल ऐसा है जो अल्पमत में है, आपकी पार्टी में एक दल ऐसा है जो अल्पमत में है उससे, लेकिन आपको मतलब नहीं है क्योंकि बहुमत ने ये कह दिया ये बिल अच्छा है। तो आपकी पार्टी में अगर कोई अपोजिशन में है या कोई अपोज करेगा इस बिल पर, तो आप उसको ना तो एडमायर करेंगे ना आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे इन्होंने कहा कि चलिए हमारे ठीक पास है, बहुमत है। इसी अगर नोट के आपके पास साथ अगर बहुमत है, आज पॉलिटिकल पंचायत को हम यहाँ पर खत्म करेंगे। लेकिन आप समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि यह फैसला जो होता है वो बहुमत से होता है। तो जो लोग ऐसा कह रहे हैं अगर वो अल्पमत में है तो उनकी सुनी नहीं जाएगी। मुझे तो ऐसा ही समझ में आया, आप बेहतर समझ पा रहे होंगे कि उनका कहना क्या था। आज की पेशकश में बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।